स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि हमारे कक्षा 10 फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। दोस्तों आज हम इसका वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं तो एकदम बेहतरीन और एक अच्छे ढंग से वन शॉट को आज हम लोग कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारा चैप्टर ख़त्म होगा, मात्र एक वीडियो में सारा चैप्टर हम ख़त्म करके दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब ज़्यादा टाइम तो पेपर के लिए बचा नहीं है, तो जितना टाइम बचा है उतने टाइम में से हमें अपना सारा कार्य करना है और एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आ सकें। तो बच्चों हो जाइए रेडी। सबसे पहले प्रकाश यानी लाइट, LIGHT, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप जानते भी हैं लाइट क्या होती है। तो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें देखने में मदद करती है, यानी बिना प्रकाश के हम कुछ देख नहीं सकते हैं। जैसे आप अंधेरे में कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर आप टॉर्च की रोशनी यानी आप प्रकाश का सहारा लेते हैं तो आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं बच्चों कि लाइट वह ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? प्रकाश की डेफिनेशन हम कहेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। वह स्वयं तो नहीं दिखती, परंतु उसके कारण हमें वस्तुएं दिखती हैं। सीधी सी बात है। क्या प्रकाश को आपने देखा है? जी नहीं, आपने प्रकाश को पैथ को देखा होगा, यानी उसके रास्ते को देखा होगा, ना कि आपने लाइट को देखा है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमने रोशनदानी से कभी लाइट को निकलते हुए देखा है, तो सीधी सी बात है बच्चों, आपने क्या देखा है? आपने अभी तक जो भी देखा है, आपने देखा है उसके पथ को। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं, आगे ध्यान दीजिए। लाइट का तो कहानी ख़त्म कि वह ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है, उसे हम लाइट कहते हैं। अब बात आता है लाइट के सोर्सेस क्या हैं, प्रकाश के स्रोत क्या हैं। लाइट सोर्स यानी प्रकाश के सोर्स यानी स्रोत क्या है? स्रोत क्या होता है? जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। जैसे हम ये कहते हैं कि आप मान लीजिए आप कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ मेक हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं वह उस चीज़ का स्रोत है, यानी जहाँ से वो चीज़ आ रही है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक हमारे पास दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत को हम अंग्रेजी में लुमिनस सोर्स कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग नॉन लुमिनस सोर्स कहते हैं। तो लुमिनस नाम की एक बैटरी भी आती है जिसका प्रचार सचिन तेंदुलकर जी करते हैं, आपने देखा भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लुमिनस सोर्स जो हमारे पास है वो दीप्त प्रकाश क्या होता है? तो जिसके पास स्वयं की क्या होती है? प्रकाश होती है, यानी जो स्वयं चमकता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दीपक आपका क्या होता है? अगर आपने दिया जला दिया, दीपक जला दिया, तो वहाँ से तो उससे खुद ही रोशनी आ रही, नहीं कि कोई और रोशनी दे रहा है उसको कि लो भैया लो तुम रोशनी लो और चमको, ऐसा नहीं होता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होते हैं? वो चीज़ें जो खुद ही प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। तो हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो तारा भी क्या करता है? खुद ही प्रकाश को जो है उत्पन्न करता है। ऐसे हमें जो रिमझिम झिलमिल जो तारे दिखते हुए हैं रात को, वो भी हमारे क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। इसी तरीके से हमारा बल्ब, हमारे जो घर में बल्ब लगे हैं, LED बल्ब लगा है या फिर 100 वाट का बल्ब लगा है, जो भी आपके यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक, वैसे कौन सा बल्ब लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो दीप्त प्रकाश स्रोत वो स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। हम सीधा कह सकते हैं कि जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब नाम लेते हैं भैया अदीप्त प्रकाश स्रोत का। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो सीधी बात, जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण चमकते हैं या जो किसी दूसरे से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका चंद्रमा क्या होता है बताइए? चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और सूर्य से प्रकाश लेने के बाद ही चमकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम चंद्रमा को क्या करेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक, तो क्या आपको ये बात जानकारी पहले से थी? अगर हाँ थी तो बिल्कुल
बहुत अच्छी बात, आप पढ़ते हैं। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स जिसे कहा जाता है मैंने आपको बता भी दिया। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रकाश के गुण के बारे में। जैसे हम लोगों का भी कुछ गुण होता है और आपके पास भी कुछ गुण होगा, तो बच्चों सबके पास अपना अपना गुण होता है। अगर हम किसी भी खट्टे पदार्थ को खाते हैं तो वो खट्टा है, ये उसका गुण है। इसी तरीके से अगर हम कुछ मीठे पदार्थ को खाते हैं तो वो मीठा है, ये उसका गुण है। तो हर व्यक्ति का जैसे गुण होता है वैसे ही प्रकाश का भी अपना गुण है। तो देख लेते हैं प्रकाश का क्या क्या गुण है दोस्तों। तो कुछ कंपैरिजन बातें यहाँ पे हमने लिख के रखी हैं। तो सबसे पहले है आपका कि प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य का अर्थ जो दिखाई न दे, लेकिन इसके कारण हमें हर एक वस्तु दिखाई देती है। याद रखिएगा कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता, लेकिन इसके कारण हमें हर एक वस्तु दिखाई देती है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी यही है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके कारण हमें संपूर्ण वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा नंबर, सरल रेखा में गति करता है। यानी प्रकाश जो होता है वो एकदम सीधे या सरल रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश है, ये मेरा हाथ समझ लीजिए प्रकाश है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो आएगा तो ऐसे सीधे इससे टकराएगा। ये नहीं है कि वो आएगा ऐसे चल के फिर ऐसे चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रकाश हमेशा सीधे आएगा और इसके साथ टकराएगा, जिसके कारण इसकी परछाई पीछे बनेगी। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो परछाई भी नहीं बन सकती थी। अब बात करते हैं अगला नंबर, संचरण के लिए माध्यम ज़रूरी नहीं है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी जहाँ पर हवा ना हो, यहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वात ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? निर्वात बोलते हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से याद करके रखिएगा एक एक पॉइंट कि संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, यह निर्वात में भी चल सकता है। अगला नंबर आता है भैया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो जो हमारा प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो है वेव के रूप में इसको चलने का पूरा जो है नॉलेज होता है। चमकदार सतहों से परावर्तन दर्शाता है। यानी कोई अगर चमकदार सतह है जो पॉलिश किया हुआ है तो वहाँ पे प्रकाश आएगा, टकराएगा और चला जाएगा। अभी हम परावर्तन को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित भी हो जाता है, जो कि जिसे हम अपवर्तन कहेंगे। इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगला नंबर आ जाता है बच्चों कि प्रत्येक माध्यम में अलग अलग चाल होती है। जी हाँ बच्चों, इसकी प्रत्येक माध्यम में अलग अलग चाल होती है। ठीक, जैसे निर्वात में इसकी चाल 3 गुणित 8 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, उसी तरह से जब जल में जाता है तो अलग चाल आ जाता है, जब कांच में जाता है तो एक अलग चाल आ जाता है, जब नायलॉन के तार में जाता है तो एक अलग आ जाता है। तो आपको सारे के सारे दिख ही रहे हैं, तो सबकी चाल भी आपको दिख रही है। एकदम आराम से सब कुछ लिख लीजिए। ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारे पास। अभी प्रकाश के बारे में हमने इसलिए बताया क्योंकि देखिए प्रकाश का ही परावर्तन पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। बच्चों एकदम मन लगा के, पूरा तन लगा के अपना पढ़ाई पर फोकस करे रहिए। ठीक, क्योंकि पढ़ते रहेंगे तभी आप जिंदा हैं। ठीक याद रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और याद रखिएगा, जीवन में जो पढ़ता नहीं है वो वास्तव में एक पशु के समान उसका जीवन हो जाता है। जो इंसान पढ़ता नहीं है उसका जीवन एक पशु की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से पशु पैदा होता है, खाता है, पीता है, अन्य क्रियाओं को करता है, उसी तरह इंसान भी तो करता है। उनमें क्या अलग है? दिमाग। और दिमाग है तो पढ़ना चाहिए हमें ज़िंदगी में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें, हम अपने मानवता को बरकरार रख सकें। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा क्या दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोगों का ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो प्रकाश का परावर्तन देखेंगे हम, और एक नंबर के तरीके से देखेंगे, जिससे कि आपको आराम से संपूर्ण चीज़ याद हो सके। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो भाई सबसे पहले मैं आपको प्रकाश के परावर्तन समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो आपको एक रेखा दिख रही है, मान लेते हैं ये एक दर्पण है। और ऐसा दर्पण के पीछे क्या होता है बच्चों? कलई किया हुआ होता है। क्या होता है? कलई किया हुआ होता है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने नेरोगेट किया है, जो इसको मैंने इंडिकेट किया है, ये हमारा PbO है। क्या है भैया? PbO, जिसे हम लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेड ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा,
कि दर्पण के पीछे जो कलई या लेप किया होता है उसे हम PbO यानी लेड ऑक्साइड कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि दर्पण के पीछे जो कलई किया होता है वो क्या है, तो आप याद रखेंगे कि वो क्या है बच्चों, वो लेड ऑक्साइड है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सही, याद रहना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा माध्यम एक है, तो ये हमारे पास माध्यम है, ये माध्यम हमारा मान लेते हैं वायु है। ये हमारा माध्यम क्या है दोस्तों, वायु है। अब ध्यान दीजिएगा कि मानते हैं कि कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे सीधे आकर आपतित होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रकाश की किरण आकर इस पर गिरती है, कोई प्रकाश की किरण आकर इस पर गिरती है और गिरने के बाद वह उसी माध्यम में, वही माध्यम है ना, दूसरा कोई माध्यम है नहीं, उसी माध्यम में चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने नोटिस किया कि एक किरण आती है, ध्यान दीजिएगा, एक किरण आती है, ठीक, आती है, सतह से टकराती है और टकराने के बाद वो क्या होती है, यहीं से लौट जाती है भैया, उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, तो ये आपने देखा। अब इसी के बीच में हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। इसी के बीच में हम क्या किए, एक अभिलंब डाल दिए। तो कैसे, अभी आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। कुछ बच्चों को जो इनका नाम नहीं याद रह सकता है, बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको इनका नाम नहीं याद रहता है, तो उन बच्चों के लिए मैं आज एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको बता देता हूँ जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। कैसे याद रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये किरण क्या हो रही है, ये आ रही है। ये कैसी किरण है भैया, ये किरण आ रही है। क्या हो रही है, आ रही है। आकर क्या हो रही है, गिर रही है। गिर रही है कि नहीं, ये वाली किरण आकर क्या हो रही है, यहाँ पर गिर रही है। तो आकर गिर रही है, ठीक, आकर गिरने वाली किरण है। तो जो आकर गिरने वाली किरण, याद रखिएगा, आकर गिरने वाली है ये। तो आग से हमने आ निकाल लिया, और संस्कृत में गिरने को क्या कहते हैं, पतित या पतंती थी, तो वहीं से हमने निकाल लिया क्या दोस्तों, पतति। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, आपतित। तो यहाँ से एक इसका हमने क्या नाम रख दिया, आपतित। तो हमने इसका नाम रख दिया आपतित। अब ये किरण आ रही थी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। एकदम कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोस्तों देखिए होता क्या है, ये आपका तो आपतित किरण हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक, ये आपका आपतित किरण हो गया ना, क्योंकि ये आकर पतित हो रही है, यानी आकर गिर रही है, तो ये इसे हमने आपतित किरण बोल दिया। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो रही है, ये यहाँ पर आई और उसके बाद परा गई, पराना। ये हमारी ठेठ भाषा में पराना का अर्थ क्या होता है, भागना। तो ये किरण क्या हो रही है, भाग रही है। तो ये किरण परा रही है, तो इसलिए इसका नाम हमने परावर्तित रखा। और ये किरण थी, इसलिए हमने इसका नाम परावर्तित किरण कर दिया। ये याद करने का तरीका है बच्चे। ठीक, तो आप जान लीजिए कि आकर पतित यानी आकर गिर रही है तो आपतित किरण, और परा रही है तो परावर्तित किरण। एकदम याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, अभी अभी हमने इसमें क्या किया, एक लंब खींच दिया, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, अभिलंब। कोई समस्या नहीं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और एक यहाँ पर भी बना क्या, कोण। ध्यान दीजिएगा, एक ये कोण, एक ये कोण। अब बताइए, ये कोण में क्या हुआ था, इसमें किरण आई थी। क्या हुआ था, किरण आई थी, किरण आई थी, इसलिए कोण का नाम आई रखेंगे। इसमें कोण, किरण आपकी आई थी, इसलिए कोण का नाम आई रखेंगे। इसमें किरण भागी थी, यानी रन करी थी, तो इसका नाम हम लोग आर रखेंगे। समझ में आया, आया कि नहीं? पूरा चित्र बताइए प्रकाश का परावर्तन। जरूर इस पर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका डेफिनेशन बता रहा हूं, चाहिए तो लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से या दर्पण से टकराकर, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से, चिकनी सतह से या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आया बात समझ में, कि यानी जब प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ पर
टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। दूसरा नंबर आता है भैया, परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम 1 और 2। तो परावर्तन का आपका पहला नियम जो होता है वो क्या होता है भैया? परावर्तन का जो आपका पहला नियम होता है, तो भैया बात करते हैं परावर्तन के नियम की, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप? मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद कर लीजिए। दूसरा नंबर भैया, दूसरा नंबर क्या कहेंगे? दूसरा नंबर क्या होता है परावर्तन का नियम? तो जान लीजिए कि भैया आपतन कोण, आई का नाम क्या? आपतन कोण याद रखेंगे, आपतन कोण, और इसका नाम परावर्तन कोण याद रखेंगे। तो याद रखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। अर्थ ये है कि अगर 45 डिग्री आई है तो 45 डिग्री ही आर होगा। यही परावर्तन के 2 नियम हैं बच्चों। तो कैसे लगा बताना ज़रूर, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, इनको भैया करते हैं इरेज। अब देखिए भैया, परावर्तन के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी परावर्तन के बारे में ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब परावर्तन भी आपका 2 प्रकार का हो जाता है। परावर्तन आपका 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो जब भैया आपका सतह चिकना होगा, जब आपका सतह एकदम समतल है, एक किरण आई टकराई चली गई, दूसरी किरण आई टकराई चली गई, तीसरी किरण आई टकराई चली गई। तो इस प्रकार से जो परावर्तन दिखता है इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भैया याद, तो बिल्कुल एकदम सही। जब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं और एक दूसरे के समांतर आती हैं और टकराने के बाद भी एक दूसरे के समांतर ही जाती हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पर कोई ऐसा सतह हो और यहाँ से किरण आई, यहाँ से टकराई ऐसे गई, यहाँ से टकराई वापस ऐसे हो गई, यहाँ से टकराई फिर ऐसे हो गई, यहाँ से आई फिर ऐसे हो गई, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इधर उधर जा रही है, समांतर नहीं जा रही है। तो इस प्रकार का परावर्तन हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये नियमित परावर्तन हो गया और ये अनियमित परावर्तन हो गया। ठीक दोस्तों, 1 शॉट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ओम फट स्वाहा। ठीक, तो चलिए इसको भी तो अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, परावर्तन हमने देख लिया, उसके नियम देख लिए, नियमित परावर्तन देख लिया, विसरित परावर्तन देख लिया। अब हमें दोस्तों देखना है क्या बच्चों? अब हमें देखना है अपना प्रकाश का उत्क्रमणीयता। तो देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हमने जैसे परावर्तन समझा उसी तरीके से हमें ये क्या करना है, ये हमें एक पृष्ठ ले लेना है। जिस तरीके से हमने परावर्तन को समझा उसी तरीके से हमें सेम इसे भी समझना है। तो ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। मैंने आपको बताया ये जो पृष्ठ होता है ये क्या है? एक कलई किया हुआ पृष्ठ है। कैसा है? कलई किया हुआ पृष्ठ। तो हमने लिखा कलई किया हुआ पृष्ठ है, ठीक। और ये कलई किससे हुआ है? PBO से, ठीक। याद रखिएगा, इसे भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चे, मन लगा के पढ़िए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक प्रकाश की किरण आई
और आई और यहाँ टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो ये किरण जो आई है इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने रखा आपतित किरण। इसका नाम हमने रख दिया भैया आपतित किरण। जो ये किरण गई इसका नाम हमने रख दिया परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण। तो ये तो हमने परावर्तन को देखा। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर वापिस एक दर्पण और रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक दर्पण और रख दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ से भी तो वही चीज़ सेम होगा। क्या, जब ये यहाँ से टकराकर इसमें जाएगी, जब ये यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पर जाएगी तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हम देखेंगे कि वापिस क्या दोस्तों, हम देखेंगे कि वापिस ये इसी फ्लो में वापिस आएगी, यानी इसी दिशा में ये फिर से ऐसे आएगी, यानी अब ये इसके लिए आपतित किरण हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए आपतित किरण हो जाएगी और जब ये यहाँ से दिखेगा जाते हुए तो ये परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो इसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थ यही है सीधा सीधा कि किरण आई थी, यहाँ से परावर्तित हुई, लेकिन जब हमने आगे एक दूसरा दर्पण रखा तो हम क्या देखते हैं कि वह टकराने के बाद जहाँ जो परावर्तित किरण थी अब वह आपतित किरण जैसी प्रतीत हो रही है और जो आपतित किरण थी वो परावर्तित किरण जैसी प्रतीत हो रही है। तो यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। इसे ही हम प्रकाश की क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्क्रमणीयता बोलते हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए पेपर के टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा डीप समझाने का प्रयास किया जाता है और एक वन शॉट वीडियो में आपको हमें ऐसा पढ़ाना है कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और एक अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। सही कहा कि नहीं। और याद रखिएगा, डरिए मत, पेपर से बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि देखिए हम हैं तो डर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। ठीक, तो ये एक बात याद रखिएगा, जो दिल लगा के मेहनत करता है बच्चे वो कभी ज़िंदगी में हारता नहीं है। अगर आप अपने ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी दिल लगा के मेहनत करेंगे, समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी ज़रूर। इसलिए मेरा मानना है कि आप हमेशा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, तो पढ़ाई पर अपने विशेष ध्यान रखिए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, पढ़ते रहना चाहिए लोगों को। तो ये रहा आपका प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अब यहीं से दोस्तों आपका आता है क्या दोस्तों, यहाँ से आ जाता है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी आ जाता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बिना प्रतिबिंब को समझे अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी दोस्तों, सीधी सी बात हम कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब अंग्रेजी में इसे इमेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो देखना है वो ये चीज़ है कि मेरे बच्चे अगर हम ये देखें कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं ना, तो एक तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब होगा जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम रियल इमेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रियल इमेज। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन होता है, एक काल्पनिक, क्या, या आप आभासी के नाम से भी इसको बोलते हैं, तो आप आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो एक आभासी प्रतिबिंब भी हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो इसको हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ये रहेगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्चुअल आपका इमेज हो गया। ओके, तो देखिए प्रतिबिंब आखिर कहते किसे हैं। ठीक, तो कहते किसे हैं तो मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखिए जब परावर्तन या अपवर्तन हम लोग कहीं पर देखते हैं दर्पण में, खास करके किसमें, दर्पण में, तो जब हम दर्पण में देखते हैं तो याद रखिएगा कि जो किरणें परावर्तन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कि जब
प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की जो छवि बनती है वहाँ पर वही क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से? वास्तविक और आभासी। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वास्तविक होते हैं और एक आभासी। अब बात करते हैं दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही होती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रही हैं, ये तो मिल नहीं रही हैं वास्तव में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिल रही हैं, तो इस स्थिति में हमारे पास आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एकदम आसान सी बात थी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं जैसे ये एक हमारे पास दर्पण है, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक दर्पण है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यही आपका मेन चीज़ है कि ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से कोई किरण आई और ऐसे टकरा के यहाँ से चली गई एफ से होके। दूसरी किरण कोई आती है, वो सेंटर से आती है, और ये सेंटर से आती है और सेंटर में, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, और सेंटर में वापस चली जाती है। तो जब ये वापस जाती है तो ये यहाँ पर आके इससे टकराती है, क्योंकि ये भी किरण क्या हुई है? यहाँ पर आई है, ये भी किरण यहाँ पर आई है, ठीक, ये यहाँ पर आई है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर उस वस्तु का जो वस्तु थी, जो यहाँ पर वस्तु थी बच्चों, उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये वास्तव में रेखाएं क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, तो इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर यही मिलती हुई प्रतीत होती, जहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, अगर मिलती हुई प्रतीत होती तो इसे हम क्या बोलते? इसे हम आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज का नाम देते। आ रहा होगा समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं यही जानता हूं कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें बोर्ड में आएंगी तो यकीनन आप पेपर देकर जब आएंगे तो उसके बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था वो सारा का सारा आया। और मैं आपको बता देता हूं, मैं ये भी बता देता हूं आपको कि ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक, याद रखिए। हाँ भैया, ये जल्दी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। आपसे बस ये नहीं पूछेगा कि प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक। अब भाई है तो कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई इसको समझ के चलिए, ठीक। मैंने इसका आपको डेफिनेशन बता दिया, इसका डेफिनेशन जो आपने सुना, ठीक। उसके बाद आपने वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन सुना, आपने आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन सुना, जो कि बेहद ज़रूरी था। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर लिखा सब कुछ आया, आपने उसको लिखा या नहीं लिखा कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम जान सकें कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं। मेहनत करते रहिए, एक दिन भगवान आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल देगा। चलिए दोस्तों, अब ये इधर हो चुका, अब हम देख लेते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? दर्पण के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक, यही टॉपिक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया 6 नंबर के क्वेश्चन बना के फेंक रहे हैं ना भैया। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर आ जाएगा आपका इसमें, याद रखिएगा, ठीक। दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 10 में दर्पण दिए हैं, वैसे दर्पण कई प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए जो दर्पण हैं 10 के अंदर, वो आपको 2 प्रकार के दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आ जाता है कि दर्पण अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मिरर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मिरर का नाम देते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्पण का अंग्रेजी में नाम क्या होता है, तो इसे मिरर कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो सीधा दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात तो डेफिनेशन आ जाता है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? सीधा सा याद रखिएगा कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम को जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ हो, ऐसा निकाय हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। एकदम सीधा सा सिस्टम है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके लिए दर्पण 2 प्रकार के दिए गए हैं इसमें। कौन सा? एक आपका समतल दर्पण दिया है। कौन सा दिया है भैया? समतल दर्पण दिया है। दूसरा आपका क्या दिया है? गोलीय दर्पण दिया है। तो एक आपके लिए क्या है भैया? गोलीय
दर्पण है। तो एक आपका गोलीय दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो प्लेन मिरर के नाम से इसको हम जो है संबोधित करते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से संबोधित करते हैं। तो इसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से संबोधित करते हैं। तो एक तो आपका समतल दर्पण हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाता है दोस्तों? गोलीय दर्पण हो जाएगा, यानी स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण आप समझते ही हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय आकार में होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो समतल दर्पण होते हैं वो इसी तरीके से एकदम प्लेन होते हैं। ठीक, ये एकदम इसी तरीके से एकदम प्लेन होते हैं ना। यहाँ से अगर आपका कोई किरण आता है तो यहाँ से इस तरीके से चला जाता है, ठीक, एकदम आराम से। तो ये इस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं। तो ये समतल दर्पण आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, और यहीं पर अगर हम बात करें गोलीय दर्पणों की, तो गोलीय दर्पण यहाँ पे हमें दो प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हमें देखते हैं कि हमें गोलीय दर्पण दो प्रकार के देखने को मिल जाते हैं बच्चों। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है फिलहाल के लिए। तो देखिए, यहाँ से गोलीय दर्पण हम देखते हैं, एक हमें अवतल दर्पण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अवतल दर्पण। ये एक आपको अवतल दर्पण मिल जाएगा, और एक आपको यहाँ से मिलेगा उत्तल दर्पण। यहीं से आपको एक मिल जाएगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉनकेव मिरर। तो अंग्रेजी में इन्हें कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, और इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अब आप देखिए, सीधा सीधा सा बात, इसका डेफिनेशन भी आता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का क्या होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। एकदम याद रखेंगे आप लोग। उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दिया जा रहा है। तो अवतल, जो आपका अवतल दर्पण होता है वो देखने में इस प्रकार का लगता है, ऐसे लगता है। जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो देखने में इस प्रकार से लगेगा, इस तरीके से। और सारा का सारा व्यवस्था आपका जो भी चलेगा वो आपका इधर चलेगा, यानी इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड में। एकदम याद रखिएगा, एकदम लेफ्ट साइड में सारी व्यवस्थाएं इसकी चल रही हैं। ठीक, अब देखिए इसी के अपोजिट में उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण आपका इस प्रकार से होगा, इसका आपका इधर ही आपका रहने वाला है पूरा। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो इसकी सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से चलेंगी। ठीक, यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ से परावर्तित होने के बाद ये ऐसे चला जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इधर रेखाएं आके मिल रही हैं। ठीक, तो ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसमें लगभग आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अभी हम आगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को एक जो है क्वेश्चन होता है कि सर, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर की एक और व्यवस्था है ना, लोग कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं दिखाता। लोग कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं दिखाता। मुझे तो बताओ दुनिया वालों कि इस ज़माने में सच क्या है? तो भई इस ज़माने में सच तो कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मिरर भी एक जगह पे झूठ बोल देता है। कहाँ पे? अगर आप मिरर के सामने एक ए लिखेंगे तो ए तो आपको ए ही दिखेगा, लेकिन अगर वहीं पर आपने पी लिखा तो ये आपको रिवर्स होकर दिखता है, यानी उल्टा दिखता है। एकदम क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। तो ये क्या होता है कि देखिए, सीधी सी बात कि जो ये उल्टा दिख रहा है इसे हम लोग दर्पण का पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। तो ये गुण क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। एकदम याद रहेगा, एकदम याद रहेगा कि पार्श्व उत्क्रमण क्या है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अब उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में विशेष अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अब दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। जी हाँ दोस्तों, दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। दोस्तों
इधर हमने एक अवतल दर्पण बना के रखा है और इस साइड हमने एक उत्तल दर्पण बना के रखा है। अब देखिए इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, तो उस मुख्य बिंदु को आप समझते हुए चलिएगा। देखिए होता क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले वो कौन आता है, ध्रुव। कौन आता है, वो कहाँ पे होता है, इस दर्पण का एक मुख्य मतलब आधा भाग, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम ध्रुव का नाम देते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो इसमें ये भी यहाँ पर होता है और इसमें भी यहीं पर होता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि इसमें भी इधर ही होता है, ठीक, ध्रुव होता है, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो लेप हुआ है ये क्या है, ये पीबीओ है, और इस साइड भी एक लेप है भैया, देखिए ये भी आपका पीबीओ है। बस दिक्कत क्या है कि ये अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण में है, ठीक, एकदम आराम से, कोई बात नहीं। यहीं से एक हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, ये काल्पनिक रेखा होती है, याद रखिएगा। तो अभी आप दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये आएगा। तो याद रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ के एकदम मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद आपका ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, जो कि अभी हम आगे इसको देखेंगे। अभी इसको देखने से पहले अब ध्यान दीजिए, अभी आपका वक्रता केंद्र आ जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो जिस गोले से कटकर बना होता है, यानी जो आपका गोले दर्पण होता है वो किसी एक खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। अर्थात बच्चों ये बात हम ये कह रहे हैं कि ये एक गोलीय दर्पण को काट कर बनाया गया है। तो अगर गोलीय दर्पण है, आप खुद सोचिए कि अगर एक गोलीय दर्पण होगा तो उसका एक केंद्र भी होगा। तो यही केंद्र क्या कहलाता है, अगर हम इसको ऐसे आधा काट देंगे और पीछे तरफ क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सी यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, सी, जिसे हम अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या हिंदी में हम इसे वक्रता केंद्र के नाम से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र से। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये वक्रता केंद्र इधर हो गया, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब बात क्या आती है, अब बात आती है मुख्य अक्ष की। तो मैंने क्या कहा भैया, ध्यान दीजिएगा कि सी को पी से मिलाने वाली रेखा, सी को पी से मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष, ठीक, याद रखेंगे। तो इसको अंग्रेजी में आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा परावर्तन होता है भैया। जब इसमें परावर्तन होता है तो सारी किरणें जिस बिंदु से टकरा कर निकलती हैं, यानी यहाँ से आएगा तो यहाँ से इसे टकरा के जाएगा, या फिर कहीं से टकरा कर जब जाती हैं, लगभग समांतर किरणें, जब समांतर किरणें परावर्तित होकर आती हैं, यानी इस तरीके से आती हैं, तो उसके बाद परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर जा रही होती हैं वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और इस साइड में एफ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक, इधर आती हुई प्रतीत होती हैं और इधर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, वो बिंदु हमारा इधर फोकस दूरी फोकस कहलाता है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा, एफ से पी की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी आर कहलाती है। इमेज से जो दूरी होगी उसे हम वी कहेंगे, और जो वस्तु से दूरी होगी यहाँ की उसे हम यू कहेंगे। याद रखिएगा, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक। वन शॉट के अंदर इतनी छोटी छोटी बातें हम बताकर चल रहे हैं जिससे आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण का द्वारक आप जानते ही हैं कि ये दोनों दर्पण के द्वारक होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, दोनों छोर, दर्पण का कोई भी जो छोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से, ठीक। तो ये सब बातें याद रखिएगा आप एकदम, ठीक। कोई तकलीफ समस्या इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या कि कैसे जो है किरण आरेख उरेख बनते हैं भैया, ठीक। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से किरण आरेख बनाना है हमें दर्पण पर, जिससे कि हम प्रतिबिंबों के आरेखों का निरूपण कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या बनाना पड़ जाता है, इसके लिए हमें सबसे पहले मैं बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण, एकदम आराम से, ठीक, एकदम आराम से एक अवतल दर्पण हम बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो एक अवतल दर्पण हम बना लिए।
इसी तरीके से आप एक उत्तल दर्पण भी बना लीजिए, क्योंकि इसका भी काम पड़ने वाला है। तो एक उत्तल दर्पण को भी हमने डिजाइन कर लिया, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खोज दिया। ये हमारा P हो गया, मान लेते हैं ये हमारा C हो गया। इस साइड भी आप जानते ही हैं, एक हम इसको पकड़ लेते हैं तो ये हमारा इधर C हो गया, फिर इधर आपका F हो गया, फिर ये हमारा P हो गया। ठीक बच्चों, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका F हो गया। चलिए मान लेते हैं आपका एक F हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक्स आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब और ये हमारे लिए अनंत हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, अनंत हो गया। और इस साइड में इस चित्र के लिए हमारा ये अनंत है, याद रखिए। ठीक, हमारा ये अनंत है, यहाँ पे हलंत लगा दिया तो आधा हो गया अनंत। ठीक, तो ये अनंत इधर, इसके लिए ये अनंत, इसके लिए ये अनंत। मैं नाम लिख देता हूँ जिससे आपको तकलीफ ना हो। ये आपका उत्तल है, ये आपका अवतल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, एकदम आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। अब देखिए होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या क्या देखने को मिलेगी। सबसे पहला नियम, प्रथम नियम, जो हमारा प्रथम नियम है, मैं आपको नियम पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रथम नियम पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। प्रथम नियम क्या होता है किरणारेख बनने का, कि जब कोई किरण, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि जब कोई किरण दर्पण, ध्यान सुनिएगा, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, उसके बाद वह परावर्तित होकर कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ये आपका पहला नियम होगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, ये आपका पहला नियम होगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सबसे पहला नियम जो कि आपको स्क्रीन के सामने लिखा भी आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये इसका पहला नियम होता है। इसी के अपोजिट अगर हम जाना चाहते हैं दोस्तों, सेम, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक, इसी के अपोजिट जब हम जाते हैं किसमें, इधर, तो जब इधर जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, देखिए ये ऐसे इस तरीके से होकर जो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आके यहाँ पर टकराती है और इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों होती है, क्योंकि पीछे कलई होता है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह दर्पण से होकर गुजर रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। याद रखिएगा, इस साइड आपका जो है वास्तव में जा रहा होता है, परंतु इधर ऐसा लगता है जैसे प्रतीत होता है। तो सबसे पहला नियम तो आपका यही है कि आप इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। परंतु आप इधर क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से होकर टकराती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे आप लिखेंगे। ठीक बच्चों, ऐसे आप लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों कि यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये आपकी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये फोकस से आ रही है। ठीक, आपको ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, लगेगा यानी प्रतीत होगा। याद रखिएगा इसे, इनमें और इनमें भाई साहब बस इतना ही अंतर है। चलिए देख लेते हैं हम दूसरा नियम। दूसरे नियम के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस इसी को इरेज कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार यही बनाएंगे, इससे अच्छा है थोड़ा हम इसी में काम चला लेते हैं। ठीक, बार बार बनाने से अच्छा है थोड़ा इसी में हम अपना मॉडिफाई करके कार्य कर लेंगे। ठीक बच्चों, ठीक। अब देखिए दूसरे में हम क्या देखते हैं बच्चों, दूसरे में हम क्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी यहाँ से आएगी, फोकस से होकर जाएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, उसके बाद सीधी हो जाएगी। इधर क्या होता है दोस्तों, इधर देखिए, इधर ऐसे आती है, ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से आती है, दिख रहा ही होगा एकदम क्वालिटी पूर्ण तरीके से।
ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दर्पण से होकर आती है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। क्या कि हमें लगता है कि भैया वो F पर है, हमें लगता है कि वो F पर है, और ये इस तरीके से इधर चली जाती है। ठीक, वो इस तरीके से किधर चली जाती है दोस्तों, इधर चली जाती है। तो इसके लिए हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, दूसरे नियम के लिए, कि जब दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किसमें, अवतल दर्पण में, या फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो याद ध्यान रखिएगा कि हमें उत्तल दर्पण में हम क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की ओर की जो है समांतर हो जाती है, परंतु फिर भी हमें F की तरफ ही देखने को ही मिलता है। ये हमारा दूसरा नियम है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, उत्तल दर्पण में अगर ये अगर आपको वो लगे, कॉन्सेप्ट फुल लगे, तो आप थोड़ा सा अवतल दर्पण पे फेस बना के रखिए। उत्तल वाला थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, तो मैं कहूँगा आप इधर ध्यान दीजिए। तो सीधी सी बात थी कि भैया एक में क्या हुआ, देख लीजिए, एक में आपका किरण सीधा आ रहा था, टकराकर ऐसे जा रहा था। दूसरे में क्या हुआ, किरण ऐसे आ रही है, ऐसे, और टकराकर सीधे जा रही है। यही हुआ है, ये आपका इसमें था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब किरण ऐसे आई तो वो टकरा के ऐसे गई, और जब किरण ऐसे आई तो टकरा के ऐसे गई। दोनों एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक बच्चों, दोनों एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा तो भाई एकदम झकास टाइप का है, और क्या कहा जाए। ठीक, ये तो एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एकदम आराम से आए। चलिए देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से होकर ही जाती है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह पुनः अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती है। यानी इधर से ही आएगी और टकराने के बाद वापस अपने उसी दिशा में लौट जाएगी। और इधर क्या होता है, इधर ऐसे आएगी, इधर ऐसे जाएगी, और ऐसे लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है। ठीक, आपको ऐसे प्रतीत होगा जैसे यहाँ से आ रही है। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है समझा दिया गया। ये तीन के तीनों नियम ठीक एकदम आराम से, और याद रखिएगा लगाए केवल 2 ही जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एकदम आज बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम अवतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम स्थिति नंबर अपना पहले 1 देखेंगे, जो कि क्या है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी बहुत दूर हो। तो दोस्तों देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है वो अनंत पर है। कहाँ पर है दोस्तों, एक वस्तु है जो कि अनंत पर है। ठीक, अब ये वस्तु अनंत पर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक किरण जाएगी जो कि ऐसे यहाँ पर इस तरीके से टकराएगी, और टकराने के बाद एकदम सीधे हो जाएगी। ठीक बच्चों, फिर यहाँ से एक दूसरी किरण जाएगी जो यहाँ पर आएगी, और टकराने के बाद ऐसे होके जाएगी और वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका ये हो गया, एक आपकी किरण इस प्रकार से गई। ठीक, और दूसरी किरण आपकी कैसे हुई, देखिए एक किरण आपकी ऐसी गई और टकराने के बाद इस प्रकार से ऐसे चली गई। दूसरी किरण में हम क्या देखते हैं भैया कि वो किरण इसी तरीके से गई वक्रता केंद्र से होते हुए, और दोबारा उसी मार्ग पर लौट गई। तो यहाँ के लिए आप देखिए, यहाँ के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ के लिए लिख सकते हैं कि वस्तु से एक प्रकाश की किरण F से गुजरती हुई दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नंबर आप लिखेंगे, वहीं पर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, जो अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती है। दोनों किरणें एक स्थान पर काटती हैं, और ये स्थान क्या होता है दोस्तों, ये फोकस का स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये स्थान ये होता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब है बनता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब देखिएगा
एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें दर्पण के इधर आपका बनता है प्रतिबिंब तो वो वास्तविक होता है, और अगर उस साइड में बनेगा तो आभासी होगा। इस साइड में बनेगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। उस साइड में बनेगा तो आभासी होगा। तो देखिए वस्तु जो बना है वो कैसा बना है। सबसे पहले देखिए वस्तु का हम जो है देखेंगे तो वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है दोस्तों, वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। दूसरा नंबर कैसा बना है, छोटा बना है, बिल्कुल छोटा बना है। कैसा बना है, छोटा बना है। सीधा बना है कि उल्टा, तो ये कैसा बना है दोस्तों, सीधा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। और ये एक चीज़ आप और लिख सकते हैं कि फोकस पर भी बना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ बना है बच्चों, आप लिख सकते हैं कि दर्पण के फोकस तल पर प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसे हमने कहाँ प्राप्त किया है, हमने इसे फोकस तल पर प्राप्त किया है। तो ये फोकस तल पर भी प्राप्त हुआ है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों यही मेन चीज़ है लिखना, जो अभी आपने देखा, जो आपके स्क्रीन के सामने मैंने अभी जो है टिप 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 करके टाइप किया, यही मेन है आपका लिखना। तो मेन चीज़ यही है, बाकी तो सब आप लिख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको याद न रहे कि कैसे करना है तो आप देखिए, अगर आप पहला रूल लिख रहे हैं तो पहले रूल में मैंने क्या किया है, देखिए मैंने दूसरा नियम लगाया और तीसरा नियम लगाया। तो 1 2 3 याद रखिए, और क्या याद हो जाएगा एकदम आराम से। तो मैंने पहले वाला जब किया अवतल दर्पण में तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा नियम लगाया और तीसरा नियम लगाया, जिससे मुझे क्या प्राप्त हो गया, मेरा आरेख प्राप्त हो गया। ठीक दोस्तों, अब चलिए अब देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब का क्या दृश्य होगा। चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि जब वस्तु क्या हो जाए दोस्तों, हमारे लिए आ जाए बीच में। तो ये मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लिया जाता है कि अब जो हमारा अनंत था वो काफ़ी दूर है, और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। उसके बाद हम यहाँ पे जान लेते हैं भैया कि ये एफ है, ये तो हमारा पोल था, यानी ध्रुव था। कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि अब कोई वस्तु आकर यहाँ पर खड़ी हो गई। कोई एक वस्तु है जो आकर यहाँ पर खड़ी है। ठीक बच्चों, अब देखते रहिएगा बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तभी कुछ जो है आपके अंदर बदलाव दिखने का संभावना बढ़ेगा। अब देखिए ये वस्तु हमने मान लिया कि हमारे लिए यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे मानते हैं कि यहीं से हमारे लिए क्या बन जाता है, यहाँ से हमारे लिए एक लाइन हम खींचेंगे। क्यों खींचेंगे समझिएगा भैया, हमें दर्पण के लिए आरेख बनाना है। क्या बनाना है, दर्पण के लिए आरेख बनाना है। अब यहाँ से हम देखिए दूसरा नियम लगा रहे हैं भैया, मतलब दूसरा चित्र बना रहे हैं। तो दूसरे चित्र में हमें पहला नियम और तीसरा नियम लगाना है। कौन सा, पहला और तीसरा। तो दूसरा चित्र बना रहे हैं तो पहला और तीसरा नियम हम लगाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नियम में हम पहला नियम लगाएंगे, तो यानी यहाँ से जो है एक दर्पण से, तो यहाँ से दोस्तों हम पहला नियम लगा के देखते हैं। जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधे होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से सीधे होकर जाती है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर से, तो यहाँ पर जब टकराती है तो टकराने के बाद वो कहाँ से, इस प्रकार से ऐसे गुजर के आती है। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो हमने यहाँ से पहला नियम अपना अप्लाई कर दिया। ठीक, उसके बाद हमें तीसरा नियम लगाना है, बताया गया है। तो अब यहाँ से अगर हम तीसरा नियम लगाते हैं बच्चों, तो ये नियम लगा। ठीक, तो ये इसमें क्या हम लिख सकते हैं भैया, देखिए इस तरीके से जानते भी हैं, आपने तीसरा नियम को पढ़ भी लिया है। तो अब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बीच में बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में बन रहा है। ठीक, अब आप इसे लिखेंगे किस प्रकार से, तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे दोस्तों कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि दर्पण से मतलब उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण, यानी वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है।
और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद क्या देखते हैं कि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद सीधे अपने उसी मार्ग में लौट जाती हैं। ये दोनों किरणें एक जगह पर एक दूसरे को काटती हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है ध्यान दीजिएगा। वस्तु से पहली बात छोटा होगा, वस्तु से छोटा, क्या लिखेंगे भैया, वस्तु से छोटा। यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से छोटा। दूसरा नंबर उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इधर बना है तो फोकस माफ़ करिए, इधर बना है तो आपका वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो आप लिख सकते हैं वक्रता और फोकस के मध्य बीच के बीच होगा। तो ये हो गया, तो वस्तु से छोटा हुआ, उल्टा हुआ, वास्तविक हुआ, वक्रता और फोकस के बीच में प्राप्त हुआ। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, दूसरे वाले में पहला और तीसरा नियम लगा दीजिए, आपका काम फिनिश्ड हो जाएगा बच्चों। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तो अब देख लेते हैं हम कि अवतल दर्पण पर जब वस्तु हमारे वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला अपना बना लेते हैं भैया। यहाँ पर एकदम प्यार से एक चित्र, यानी एक ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु। अब वस्तु है भैया, तो पहला नियम लगा दीजिए, प्रकाश का किरण आएगा किससे टकराएगा भैया, परावर्तक पृष्ठ से। टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से, याद रहेगा एकदम। फिर एक दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी और कहाँ कटेगी भैया, सीधा यहाँ, एकदम यहाँ पर, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले वाला आपका इस तरफ से गया, परावर्तन के बाद वो यहाँ से इस साइड से इस प्रकार से गुजरता हुआ जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ से गया, यहाँ पर आया और परावर्तन होने के बाद इधर गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आकर अवतल दर्पण पर उसके परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस से होकर गुजरती हैं, तथा दूसरी किरण कहाँ से दोस्तों, फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक बिंदु पर कटती हैं। इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सबसे पहले ये देखिए वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है भैया, वस्तु के बराबर। तो वस्तु के बराबर बनेगा। फिर देखिए दोस्तों कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, साथ ही साथ कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा भैया, वस्तु के बराबर बनेगा। और भैया सीधा बनेगा, हाँ नहीं भैया, उल्टा बनेगा। उल्टा है ना, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो क्या बनेगा भैया, वास्तविक। याद रखिएगा कैसा बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा, तो भैया वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना तथा वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक बच्चे, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं। चलिए अब मान लीजिए वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे आएगा। कहाँ पे, जब वक्रता केंद्र से आगे आएगा तो यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगा। ठीक बच्चों, तो इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो देखिए जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, कहाँ पे, यहाँ पर। जब यहाँ पर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर आ जाए तब क्या स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक किरण सीधी ऐसी जाएगी, टकराकर ऐसी आएगी, फिर दूसरी ऐसी जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, ऐसी जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होती है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सीधी सी बात, मुख्य अक्ष का समांतर का अर्थ होता है यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो एकदम लेवलेज होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। तो यही समांतर कहते हैं भैया इसको। तब ये दोनों एक दूसरे को एक स्थान पर काटेंगे जहाँ पे इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब इसमें कैसा बन रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो भैया पहली चीज वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। उल्टा अब भी बनेगा, देख लो, उल्टा अब भी बनेगा। साथ ही साथ कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहाँ प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा सी और अनंत के बीच में प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, सी और अनंत के एकदम बीच में प्राप्त होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो चलिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और अब अपने प्रतिबिंब को कहाँ पहुँचाएंगे हम, अब फोकस पर पहुँचा कर दिखाते हैं। तो फोकस पर पहुँचेगा तो कैसा बनेगा दोस्तों, ये देखना है। तो देखिए, हमने तुरंत रेखाएं खींची जो कि मुख्य अक्ष कहलाती है, खींच लिया। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, मान लेते हैं ये सी है और ये हमारा एफ है। अभी प्रतिबिंब यहाँ पर खड़ा था, अब वस्तु यहाँ पर खड़ी थी, अब वस्तु यहाँ पर खड़ी होगी। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान देंगे आप। तो यहाँ से पहला चीज़ एक यहाँ पे जाएगा, टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। ठीक, तीसरा रूल हमारा ऐसे आएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये ऐसे लग जाएगी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये इधर टकराने के बाद वापस यहाँ पर आ गई। अब ये जा करके दोनों अनंत पर मिलेंगे, जिससे हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। तो अनंत पर बनेगा। फिर उसके बाद वस्तु कैसा बनेगा भैया, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। साथ ही साथ और कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए हम चलते हैं कि भैया जब वस्तु हमारी कहाँ पे पहुँच जाती है, कहाँ पर भैया, एफ और पी के एकदम बीच में, एफ और पी के बीच में। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ से देंगे ऐसे, तो ये इधर से तो जा नहीं पाएगी। तो हम मान लेते हैं कि ये इधर चली जा रही है। दूसरे को हम मान लेते हैं भैया ये यहाँ से आ रही है, अब ये इसी में जा रही है। तो एक और मान लेते हैं कि ये यहाँ से जाके यहाँ पे क्रॉस करेगी दोनों। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब कैसा बना भैया, सीधा बना। कैसा बना, सीधा। और भैया दाएं तरफ बन गया तो आभासी बना। कैसा बना, आभासी बना। उसके बाद क्या बना बताइए, उसके बाद क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना दिया गया। और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। तो आप यहाँ पर जो साइड में आपको सब कुछ लिखा आ रहा है, आपको बस वही सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है। क्योंकि देखिए वन शॉट के अंदर आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपके पेपर के लिए है, तो पेपर की तरह पढ़िए। और देखिए बच्चों, इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और एकदम आराम से पढ़िए। ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस सब्जेक्ट में 90 के नीचे देगा। अगर हमारे सारे के सारे वन शॉट के आपने वीडियो देख लिए हैं तो 90+ आपका पक्का है। मैं आपको डायलॉग मार के नहीं बताऊंगा कि आप 100 कर लेंगे, लेकिन 90 आपका एकदम फिक्स है। ठीक बच्चे, देख लिया हमने इसको।
अब चलिए हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखिए दाढ़ी बनाना एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील कार्य है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कार्य हो जाए तो लोगों के समझे, तो भैया इसलिए दाढ़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है कि स्पष्ट रूप से कभी भी कोई भी चीज़ कटा पटा चीज़ देखा जा सके। दूसरा नंबर, डॉक्टर आंख दांत नाक गले का निरीक्षण करते समय इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, जो प्रकाश आ रहा होता है सूर्य का सौर भट्टी में, उसको केंद्रित करने के लिए हमें अवतल दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। बात करें टेबल लैंपों के शेड में, तो आपने देखा होगा शेड्स में यूज़ किया जाता है कि जिससे उसके प्रकाश काफ़ी दूर तक फैल सकें, इसलिए टेबल लैंप के शेडों में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं मोटर कारों में, रेल इंजनों में, कई अन्य वाहनों में कि सर्च लाइट तक में इसका जो है लैंपों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें दूर की वस्तु आराम से दिखे, इसलिए रेल इंजन में इसका उपयोग बहुत तगड़े से किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि रेल इंजन के अंदर जो बहुत से आपने देखा होगा कभी एक ही ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन कहीं पर रुक जाती है, तो उसके बाद आपने एक आवाज़ सुनी होगी जैसे कहीं से गैस निकल रही है। तो याद रखिएगा बच्चों कि वो जो आवाज़ आती है आपकी, वो ब्रेक की होती है। ठीक, उसमें से अब देखिए सभी का ब्रेक अलग अलग तरीके से लगता है। तो रेल इंजन के अंदर जो ब्रेक लगता है वो हवा के द्वारा लगता है, यानी एयर प्रेशर होता है। तो जब एयर प्रेशर रिलीज होता है तभी वो रुकती है। ठीक, और आपने देखा होगा कि जो रेल इंजन होते हैं वहाँ पे जो जिसका कनेक्टिंग जो उनका कनेक्टर होता है वहीं पर पाइप्स गए होते हैं जो ब्रेक को कंट्रोल करते हैं। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब का बनना। ये दोस्तों अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण पर अगर प्रतिबिंब बने तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, देखिए अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियां देखी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। उत्तल दर्पण में होता क्या है, बात को समझिएगा थोड़ा। देखिए इधर सब कुछ व्यवस्था है और उधर ही आपका कलई किया होता है, यानी जो आपका पीबीओ मटेरियल है वो आपका इसी साइड है, यानी जो आपका पीबीओ होता है वो आपका इसी साइड होता है, जिसके कारण से आप ज़्यादा स्थितियां इधर नहीं देख सकते। तो आपके पास 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति, या तो आप अनंत पर देख लीजिए, या तो आप अनंत पर देख लीजिए, या तो आप अनंत और पोल के बीच में देखेंगे, यानी ध्रुव के बीच में देखेंगे। 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर कोई अपना एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से अगर हम कोई अपना एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रतिबिंब भेजते हैं, तो याद रखिएगा 2 समांतर प्रतिबिंब यहाँ पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 समांतर प्रतिबिंब यहाँ से आते हैं और ये दोनों यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने नियमित परावर्तन के अंदर पहले से ही पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 समांतर किरणें जब आपस में आती हुई पड़ती हैं यहाँ पर, तो वो दोनों क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं दोनों। परंतु रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है, वास्तव में ये मिलती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों आकर यहाँ पर क्रॉस होंगी। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पर आपका एक बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, इस पर जरूर फोकस करिएगा। और यहाँ पर आपसे अगर पूछा गया कि भैया प्रतिबिंब कैसा बना, तो याद रखिएगा कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित होती है तो उस समय जो आपका वस्तु होता है, जो आपका वस्तु से जो प्रतिबिंब होता है आपका, वो वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। क्या बनता है भैया, अत्यंत छोटा बनता है। ठीक, उसके बाद आप क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से अत्यंत छोटा तो बनेगा, साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये आपका जो बनेगा वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका कैसा बनेगा भैया, ये आपका आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड न बन के उधर बन रहा है ना, तो ये क्या बनेगा, आपका आभासी बनेगा। फिर एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये कहाँ पे बना है, तो आप कहेंगे ये फोकस तल पर प्राप्त हुआ है या फोकस पर ही बन गया है। तो ये एक स्थिति थी। ठीक, आपको मैंने दे भी दिया और आपको पूरा टाइप होके आया है कि आपको इसमें लिखना क्या है। ठीक, तो मैंने आपको समझाया, आप उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से करते रहिए। ठीक, आया बात समझ में, एक एक पॉइंट
ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कि अगर यही वस्तु हमारी अनंत और ध्रुव के बीच आ जाए तो क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, बहुत अच्छी बात होगी। जो सीरियस होते हैं वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और जो नहीं होते उनका तो बात ही अलग है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वस्तु हमारे पास इस तरीके से खड़ी हुई पड़ी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या कि एक भाई ऐसे आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद ये इस तरीके से इधर आ गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसे गया जो कि रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसे बनाया। ये दोनों यहाँ पर कटती हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरण आती है तो वो हमें इस तरीके से लगता है कि वो फोकस से होकर आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो भाई जानते ही आप वही लिखेंगे कि भैया जो हमारे सेंटर पर पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ रही है, वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, सीधी सी बात। और जहाँ पे ये कटते हैं वहाँ पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से तो छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन वस्तु से छोटा है। याद रखिएगा, वस्तु से आपका छोटा है लेकिन सीधा है। कैसा है, सीधा है, प्लस आपका आभासी है। कैसा है, आभासी है। उसके बाद आप लिखेंगे एफ और पी के बीच में है। याद रखिएगा, एफ और पी के बीच में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने उत्तल दर्पण का भी पूरा पोर्शन पढ़ लिया। एक एक बात पर अगर आपको ध्यान गया होगा तो याद रखिएगा, ये वीडियो ही अंतिम नहीं है, इसके बाद भी वन शॉट के वीडियो हैं और सारे वन शॉट के वीडियो आपको देखकर पेपर देने हैं, जिससे कि आप आराम से अपना सारा का सारा नंबर गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। तो इसके ज़्यादा उपयोग तो खासकर हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन इसके दो उपयोग बहुत ही मायने रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हैं, ऐसे कह सकते हैं। और याद रखिएगा, थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त भी कराते हैं। ये कैसे दिखाते हैं, मोटर कारों और बाइकों आदि के साइड मिरर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि आप अगर किसी गाड़ी के में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, खास करके अगर वो आपका 4 व्हीलर हो, तो आप देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो अपना सर निकाल के गाड़ी से बाहर नहीं देखता है। वो क्या करता है, अपने बगल वाले जो शीशा है, जिसे हम दर्पण कहते हैं, उसमें देखता है कि गाड़ी कितना पीछे आ रही है। लगभग गाड़ी चलाते चलाते उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी अगर यहाँ पे है तो वो हमसे कितना पीछे है। और आप उस पर देखेंगे अगर ध्यान से शीशे पर, तो आपको वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर चित्र दिखाने में कुछ त्रुटि होती है तो इसमें कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ऐसा वहाँ पे आपको लिखा दिख जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सीडेंट भी कराता है। दूसरा नंबर आप एक जान लीजिए कि सड़क बाजार में जो लैंप लगे होते हैं, जो लाइटें लगी होती हैं, आपने उसका रोल भी थोड़ा अगर देखा हो तो वो एकदम उत्तल दर्पण की तरह ही बने होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि प्रकाश अच्छी तरीके से उस जगह पर फैल पाता है। तो ये दो इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी थे जो आज आपने पढ़ लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण पर देखिए, आपने कभी सूत्र न सूत्र भाई इसका देखा होगा। आप कभी देखते हैं कि फोकस दूरी हमारा माइनस में आ जाता है, कभी क्या होता है हमारा वस्तु की दूरी माइनस में आ जाता है, कभी वस्तु की लंबाई माइनस में आ जाती है, तो यहाँ से आपको दिक्कत होने लगता है। तो ये कैसे आती है, इसके लिए हमारा हेडिंग आता है कि गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो इस पर देखिए कैसे कैसे होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हम अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, ऐसे ही आप उत्तल के लिए भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी अवतल बना के रखा है, तो अवतल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये ध्रुव है, ये आप जानते हैं ध्रुव है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऊपर की तरफ कभी वस्तु की लंबाई लेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ वस्तु की लंबाई ले रहे हैं तो भैया हमें प्लस में जाना पड़ेगा। ऊपर की ओर लंबाई अगर रहेगी तो प्लस में जाना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर प्लस प्लस है। ठीक, उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में है, किसमें, आपके अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल में। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, तो अगर आप ऊपर लंबाई लेंगे तो आपका प्लस होगा, बाईं ओर अगर आप दूरी लेंगे, यानी यहाँ से किसी चीज़ की दूरी अगर आप बाईं ओर लेंगे तो उसे आपको माइनस में डालना पड़ेगा, और अगर नीचे लंबाई लेंगे तो माइनस में डालना पड़ेगा, और दाईं ओर की दूरी को हम पॉजिटिव में लेंगे। चलिए अभी आप इसमें समझ लेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले उत्तल लिया है तो उत्तल में देखिए फोकस दूरी माइनस में है,
क्यों? क्योंकि इसका फोकस आपको यहाँ पर मिलेगा और ये रही फोकस दूरी। और अभी आपने देखा कि बाईं ओर की दूरी हमें माइनस में ही लेना है। फिर आप देखिए वक्रता त्रिज्या अवतल में माइनस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सी है तो आप बाईं ओर जाएंगे, इसलिए आपका माइनस होगा। फिर आप देखिए वस्तु की दूरी ले रहे हैं तो माइनस में दिया है, क्योंकि वस्तु आपका यहाँ पर है। अगर वस्तु आपका इधर रहेगा तो भाई माइनस में रहेगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी आपकी माइनस में होगी इधर। क्यों होगी? क्योंकि आपका यहीं कहीं नीचे बनेगा, तो इसके लिए ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा माइनस में होगा। फिर आभासी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा। एक जगह पे बनता है, जब हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दाईं ओर जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए भैया आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई आपका माइनस ही में जा रहा है, क्योंकि वो नीचे ही बनेगा। तो नीचे लंबाई अगर लेंगे तो क्या होगा? माइनस में ही जाएगा। फिर आप देखते हैं आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आपका प्लस में है, भैया ऊपर है। सीधी सीधी बात, दूरी भी मतलब एकदम कॉमन सी बात है। अब यही चीज़ आपका उत्तल में देखिए कैसे होता है। अगर उत्तल रहता है तो आपकी जो फोकस दूरी होती है वो देखिए किधर होती है, आपकी फोकस दूरी इस साइड होती है। आपका सेंटर यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से आपका एफ यहाँ पर होगा और ये आपका टोटल आर हो जाता है। बात आया समझ में? तो इसी कारण से याद रखिएगा, ये इस साइड होने की वजह से प्लस इसमें आता है। अब ध्यान दीजिए कि फोकस दूरी दाएं साइड होने की वजह से आपका प्लस होती है। वक्रता त्रिज्या आपकी दाएं साइड होने की वजह से आपका प्लस होती है। वस्तु की दूरी आपका किधर होती है? ईस्ट साइड, लेफ्ट साइड, इसीलिए वस्तु की दूरी आपकी माइनस जा रही है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी आएगी कहाँ से? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो दूरी कहाँ से आएगी? इसीलिए ये आपका लागू नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कर दिया है मैंने, यानी यहाँ पे लागू नहीं होता। आभासी प्रतिबिंब की दूरी आपकी प्लस होगी, क्योंकि वो उसी साइड बनेगा तो आपका वास्तविक होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई इसमें होगी ही नहीं, तो इसलिए लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद देख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आपका पॉजिटिव होगी। एकदम आराम से आपने देख लिया सारा का सारा चिन्ह परिपाटी। अब दोस्तों हम चलते हैं और आगे अब देखेंगे क्या कि हमारे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर आपको क्या संबंध दिखता है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम कि हमें आगे किन किन सूत्रों पर विशेष ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी पैटर्न से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि हमें एफ बराबर क्या दोस्तों, एफ बराबर क्या करना है भैया, r/2 ध्यान रखना है, जिसमें हमारे पास ये क्या है, ये हमारी फोकस दूरी है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी फोकस दूरी है। साथ ही साथ आप अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसको अगर हम आधा कर देते हैं, अगर हम इसको आधा कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास फोकस दूरी निकल के आ जाती है, एकदम याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें कि अब आगे हम दर्पण के सूत्र के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, इनका डेरिवेशन कई किताबों में दिया है, बिल्कुल दिया है, परंतु एनसीईआरटी के आपके क्लास 10 की बुक में नहीं है। अगर आपको इनका डेरिवेशन देखना है कि हाँ ये कैसे आए हैं, इनको डिराइव करना है, इनको ये देखना है आपको, इनका निगमन कैसे हुआ है, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेगी वहाँ से आप देख सकेंगे, क्योंकि ये तो इसके अंदर नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये भी हमें सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, 1/u एंड v और एक f, जिसमें ये हमारी वस्तु की दूरी होती है, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये हमारी फोकस दूरी होती है। तो इन दो सूत्रों को हमें विशेष ध्यान देकर चलना होता है दोस्तों। अभी साथ ही साथ अगर हम यहीं पे बात कर लें दोस्तों, तो हमें आवर्धन भी देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आवर्धन भी यहीं पर हमें देख कर चलना पड़ता है। क्या देख कर चलना पड़ता है, रेखीय आवर्धन इसे कहा भी जाता है। ठीक, तो याद रखिए रेखीय आवर्धन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है दोस्तों, H-NH, इसका अनुपात होता है दोस्तों H-NH। ठीक दोस्तों, तो H- क्या होती है आपकी, ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई और ये क्या, वस्तु की लंबाई। तो याद रखिएगा, जो आवर्धन होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, कारण मैं बता देता हूँ। इसका कारण आपका क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा कारण ये है कि भैया यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो भैया जो भी लंबाई होगी वो भी आपका सेंटीमीटर या मीटर में होगी, यहाँ पर भी सेंटीमीटर और मीटर में होगी। तो ऊपर भी अगर सेमी होगा, नीचे भी सेमी होगा तो कट जाएगा, इसलिए अनुपात है। तो ये भी नहीं होता। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल दोस्तों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ और क्या कर सकते हैं आप बच्चा, ये कह सकते हैं बिल्कुल, हाँ, ये आप यहाँ पर m बराबर इसे भी ला सकते हैं, जो कि आपका वर्चुअल लंबाई कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, मतलब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेखीय आवर्धन यहाँ पर आपका आ गया पूरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, और एक बात याद भी रखिएगा यहाँ पर कि आपका उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र यूज़ होता है और आपका अवतल दर्पण के लिए भी यही सूत्र यूज़ होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो आपका आवर्धन का मान होता है वो सदैव धनात्मक में होता है। ठीक, कैसे धनात्मक होगा खुद सोचिए आप कि अगर आप पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक अवतल दर्पण है, जैसे मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है और उसमें जो आपकी वस्तु की लंबाई होगी वो आपकी इधर है, यानी आपका क्या बन रहा है बताइए, अगर इस साइड में हम हैं और ऊपर हैं तो वस्तु की लंबाई आपकी पॉजिटिव होगी, और अगर ये आपका होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो एकदम आप निश्चिंत होकर कार्य कर सकते हैं कि जब आपका h का मान, ध्यान दीजिएगा, जब आपका h का मान यहाँ पर किस में है, इसमें आपका h का मान माइनस में है होगा। ठीक, आपका h का मान माइनस में होगा, नीचे ये वाला आपका प्लस में होगा। तो ये जो है आपका अवतल में देखने को मिल सकता है, अवतल में मिल सकता है कि माइनस माइनस हो सकता है। लेकिन अगर उदाहरण इधर लें तो इधर आपका जो है क्या हो रहा है, देखिए, अगर हम यही उत्तल लेंस में चले जाएं, अगर यहीं पर हम उत्तल लेंस में चले जाएं बात करने के लिए, तो आपका इधर आपका वस्तु होता है और इसके बाद क्या होता है बच्चों बताइए, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इधर ही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। तो आपका h डैश भी प्लस में होता है और h भी प्लस में होता है, जिसके कारण m हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको देखने से पहले हम बना लेंगे अपना डायग्राम। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये रहा हमारा एक कांच, ये हमने कांच बना लिया। ठीक, ये हमारा कांच है जो कि ऑक्साइड नहीं लगाया गया है इस पर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा माध्यम नंबर हम इसे 1 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, हमारा हवा है, या आप निर्वात मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए। ठीक, वायु मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वायु मान लेते हैं। और ये हो जाएगा हमारा माध्यम नंबर 2। ठीक, उसके बाद फिर से हवा है तो माध्यम 3 नहीं कहेंगे, वही आपका रखेंगे। ठीक, अब देखिए होगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर कि अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से यहाँ पर आपतित होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक किरण आई और यहाँ पर टकराती है। टकराने के बाद क्या होगा, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मतलब इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसे जाना चाहिए था यहाँ पर, परंतु ये यहाँ पर न जाकर कहाँ गई, ये दोस्तों इधर चली गई। तो इसने अपने पथ को क्या किया, विचलित कर दिया। तो देखिए यही घटना हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, यही घटना हमारी क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम से टकराकर उसमें प्रवेश करती है तो अपने मार्ग को थोड़ा सा विचलित कर लेती है, या अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यह घटना हमारी अपवर्तन कहलाती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहीं पर हम बीच में अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं दोस्तों, अभिलंब। तो इधर हम खींच लेते हैं दोस्तों अभिलंब, तो ये हमारे पास अभिलंब बनता आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका अभिलंब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये किरण आपको मैंने उसमें भी बता दिया था, तो इसे यहाँ पर आपतित किरण ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी तक आपतित किरण के नाम से ही जानी जाएगी। ये हम अभी भी इसे अभिलंब के नाम से जानेंगे, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये कोण
ये कोण आपका आपतन कोण कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं। और ये कोण हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस किरण के कारण, ये कौन सी किरण? ये हमारी अपवर्तित, क्या? अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो अपवर्तित किरण में अगर हम देखेंगे कोण को सटा हुआ, तो हम इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये आपका तो आई हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये प्रकाश की किरण इधर आने पर विचलित क्यों हुई दोस्तों। देखिए, प्रकाश क्या है कि प्रकाश का जो वेग है, जो लाइट की जो स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम कह लेते हैं, या हम प्रकाश का वेग कह लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग होता है बच्चों, वो हर माध्यम में अलग होता है। किसमें भैया? हर माध्यम में अलग होता है, भिन्न होता है या अलग होता है। तो हवा में अलग है, निर्वात में अलग है, कांच में अलग है, तारपीन के तेल में अलग है, नायलॉन के में अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, सीधी सीधी बात, यहाँ से बड़ी तेजी से आता है क्योंकि ये वायु में है। ठीक ठीक, जब यहाँ से ये आता है तो कांच में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन स्लो होने के कारण ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसके कारण ये यहाँ पर मुड़ाव दिखाने लगता है। एकदम आराम से इस चीज़ को आपने समझा, कोई समस्या नहीं हुई, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर होता है हमारा परावर्तन का पहला, अपवर्तन का पहला नियम। जी हाँ दोस्तों, हम बोल रहे हैं अभी अपवर्तन का नियम आपके सामने राइट होकर आता हुआ। अपवर्तन का पहला नियम कहता है क्या दोस्तों, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका जो आपतित किरण होगा, ठीक, उसके बाद आपका जो अपवर्तित किरण होगा और आपतन बिंदु पर जो आपका अभिलंब होगा, वो तीनों आपका एक ही स्थान पर होना चाहिए। ठीक। दूसरा नियम हम देखते हैं क्या, कि जो आपतन कोण की ज्या, जो आपतन कोण की ज्या, ध्यान दीजिएगा दूसरे पर, ठीक, दूसरे पर ध्यान देना है। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अच्छा यहाँ पे अपवर्तित किरण होगा, बिल्कुल हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे परावर्तित नहीं, यहाँ पे अपवर्तित होगा। तो अब ये आप कह देंगे दोस्तों कि अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ठीक दोस्तों। अब दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण का ज्या होता है, क्या दोस्तों, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों, नियतांक, यानी एक नियत अंक होता है जो फिक्स नंबर है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आई बटा साइन आर, ये आपका क्या हो जाता है, नियतांक। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है भैया, नियतांक। ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो इसे ही आपका स्नेल का नियम भी बोला जाता है, कोई समस्या नहीं। ठीक, इसे ही आपका क्या बोला जाता है बच्चों, इसे ही आपका स्नेल का नियम भी बोल देते हैं हम लोग। यहाँ से अगर स्नेल का नियम आता है तो आप ध्यान भी रखिएगा। तो ये जो है माध्यम, ध्यान दीजिए, यहीं से आपको इसे क्या एन से दिखा देते हैं। ठीक, तो इसे एक तरीके से क्या कहा जाता है कि प्रथम
माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है ये। इसे हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, आगे चल रहे हैं। माध्यम का अपवर्तनांक मतलब एक तरीके से स्पीड को बता देता है। ठीक, एक तरीके से हम देखें तो स्पीड को भी बता सकता है कि किस में कितना स्पीड था और किस में कितना स्पीड है, मतलब सापेक्ष की बात बोल रहे हैं। ठीक दोस्तों, इतना कुछ सब समझ में आया? बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए वन शॉट में बहुत ही कुछ अल्प ही बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन अभी इसके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर कंडीशन में ये आता है और जैसा आता है हमने लिख भी दिया है। आपको क्या बताना है दोस्तों कि अपवर्तनांक किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के युग्मों के, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक में व्यक्त करते हैं। ठीक दोस्तों, किन्हीं दिए हुए, इस बात पर आपको ध्यान देना है बच्चों। ध्यान क्यों देना है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कि किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए होता है। ठीक, दो के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा के लिए हो सकता है। तो किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक में व्यक्त कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक में व्यक्त करते हैं। तो IN2 यहाँ पे अपवर्तनांक के लिए n लगा दिया गया है। तो IN2 इस तरीके से इज इक्वल टू N2 अपान N1 यानी साइन अपान साइन R। तो एक तरीके से आपके पास ये जो है सूत्र आ जाता है। ठीक, अभी के लिए आपको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि इस वन शॉट के बाद हम इसका न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरी बातें और ज़्यादा से एक्सप्लेन होंगी। IN2 को माध्यम दो का क्या एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अगर यदि आपका जो प्रथम माध्यम है वो वायु या निर्वात हो, उस कंडीशन में यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, माध्यम का अगर हम अपवर्तनांक कहें तो C/V, यानी प्रकाश या आपके हवा या निर्वात में जो है प्रकाश का चाल, और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका अपॉन क्या कहलाता है दोस्तों? माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक दोस्तों, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप वन शॉट तुरंत में भैया एक स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक बच्चों, दे दीजिए। चलिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लेंसेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेंस जो कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये एक जो है पृष्ठ का भी होता है, जैसे चश्मों वश्मों में जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात तो कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम कहलाता है क्या? हमारा लेंस। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस में भी बहुत होते हैं। क्या कौन से होते हैं? आपका उत्तलोत्तल मिल जाता है, द्वितलोत्तल मिल जाता है। ठीक, इस प्रकार के लेंस। और अवतलोत्तल में भी, मतलब अवतल लेंस में भी अवतलोत्तल, द्विअवतल लेंस, इस प्रकार के लेंस जो हैं हमें दिखते हैं। और भी प्रकार के लेंसेज पाए जाते हैं इनमें। फिलहाल अभी के लिए कक्षा 10 में उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर ही ज़्यादातर आप फोकस बना के रखिए। कुछ बातें हम कर लेते हैं इनके जो है मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो जैसे देखिए, हमारे पास ये यहाँ पर एक उत्तल लेंस बन के है, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका एरिया कहलाएगा वो आपका प्रथम पृष्ठ कहलाता है, या आपका द्वितीय पृष्ठ कहलाएगा। लेंस का द्वारक आपका ये है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे उसमें था, यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र इस तरीके से इसमें C की जगह पे, यानी P की जगह पे, जहाँ पे भैया वहाँ पे P था, यहाँ पे C है बस। अब ये आपका मुख्य अक्ष है, ये भी आपको पता है। ठीक, आपका ये एक्स डैश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है। अब आपको इधर आपको द्वितीय फोकस मिल जाएगा और कुछ नहीं, और बाकी सारा का सारा मटेरियल आपको वही दिखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं कि किस प्रकार से हमारे लेंसेज पर जो है किरण आरेख बनता है हम, कि गोलीय लेंस पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनने का नियम है। तो 3 नियम हमारे दर्पण में थे, 3 नियम इसमें भी हैं। हमने पहले से राइट किया क्योंकि हम टाइम बचाना चाहते हैं। किसका? आपका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लिखते लिखते थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो अभी आप आराम से यहाँ पे देख सकेंगे। देखिए, सबसे पहले नियम में क्या होता है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के इधर समांतर से आ रही होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रथम फोकस है उसके समांतर से भी आ रही है, और आकर हमारे जो है लेंस से टकराती है और अपवर्तित होकर या द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। किसमें? उत्तल लेंस में। लेकिन अगर हम बात करें वहीं अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या? तो दोस्तों, इसमें हमें इस प्रकार से लगता है कि मानो ये जैसे F2 से आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह F2 से आ रही है। तो प्रथम नियम आपका ये रहा,
ये रहा। दूसरा नियम अगर हम देखते हैं तो द्वितीय नियम में क्या होता है कि यहाँ पे F1 से हमारी किरण आती है और अपवर्तित होकर F2 के एकदम समांतर यानी अगले वाले मुख्य अक्ष के एकदम समांतर होकर गुजर जाती है, और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वहीं से गुजर रही हो। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रथम नियम, ये आपका द्वितीय नियम, एकदम अच्छे से ध्यान देकर चलिएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों तृतीय नियम के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब तीसरा नियम। तीसरा नियम बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सीधा प्रकाशिक केंद्र पर जो है आपतित होगी तो वह बिना विचलित हुए एकदम सीधे निकल जाएगी, यहाँ पर भी और इसमें भी। तो दोस्तों ये रहे हमारे तीनों नियम। इन तीनों नियमों को एकदम अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे तो इन्हीं नियमों के प्रयोग करके अब हम क्या करेंगे, हम लेंसों पर प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लेंसों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम उत्तल लेंस पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वन शॉट जैसी लग रही है हमें बिल्कुल बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम आप पे हर एक कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट करिए क्योंकि हम आपके उसी कमेंट के लिए इतना मेहनत दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को हम। तो 6 जगहों पर, कितने जगहों पर दोस्तों लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने स्थानों पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं इतने स्थानों पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनंत पर जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उस समय प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति किसकी, प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हमारा जो आता है दोस्तों वो क्या है, वो है हमारा अनंत के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक चित्र बनाते हैं, बिल्कुल एक चित्र बनाएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों, देखिए चित्र बनाएंगे तभी तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो ये एक आपका इस तरीके से आराम से एक चित्र आप डिजाइन करिए, एकदम आराम से। थोड़ा सा इसको हम मोटा कर लेते हैं जिससे कि एक एक चीज़ें समझ में आए। जितना जितना अच्छा विजिबिलिटी दिखेगा आपको उतना ही ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास एक उत्तल लेंस हमने बना लिया, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक जो है हमने इसका मुख्य अक्ष बना लिया, ये रहा इसका प्रकाश की केंद्र, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब चलिए इसको हमने यहाँ पर C मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मानते हैं कि अनंत से, यानी यहाँ पर हमने इसको अनंत ले लिया, हमने यहाँ पर इसको क्या ले लिया दोस्तों, अनंत ले लिया। और इस वस्तु को हम AB कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, AB कह सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर ध्यान देते चलेंगे जिससे कि एक एक चीज़ें आराम से समझ में आए, ठीक। एक दो आराम से समझाएंगे उसके बाद रिपीट करेंगे क्योंकि वन शॉट बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन भी चुका है। तो देखिए यहाँ से अगर अनंत से हम मान लेते हैं, यदि अनंत से कोई भी किरण आती है तो सबसे पूर्व वो एक किरण जो यहाँ से होकर जाएगी, एकदम यहाँ से, कहाँ से दोस्तों, एकदम प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। तो ये किरण जो है हमारे पास एकदम हमारे पास प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है बिना विचलित हुए, ठीक दोस्त। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर हमारा F1 तो यहाँ पर होता है लेकिन F2 हमारा यहाँ पर होता है, कोई समस्या नहीं। दूसरी किरण आएगी वो हमारा फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर यहाँ पर आएगी और उसके बाद ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों कहाँ कटेगी, एकदम दोस्तों कहाँ पर, द्वितीय फोकस पर ही आपको कटती हुई प्रतीत होगी, ठीक। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो थोड़ा सा इधर बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है, सबसे पहली चीज़ दो किरणें आई परस्पर समांतर आती हैं, ठीक। उसके बाद आने के बाद यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से वो बिना विचलित हुए चली गई। फिर यहाँ देखिए यहाँ से एक किरण और आई जो कि प्रथम फोकस से पहुंची कहाँ पर, लेंस पर, और ये अपवर्तित होकर सीधा समांतर हो गई किसके, मुख्य अक्ष के। जिससे हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ हमें, देखिए ये कहाँ पर प्राप्त हुआ हमें, द्वितीय फोकस पर यानी F2 पर। ध्यान दीजिएगा हमें कहाँ पे प्राप्त हुआ दोस्तों, द्वितीय फोकस पर। कहाँ पे प्राप्त हुआ, द्वितीय फोकस पर। तो भैया इस बात पर एकदम ध्यान रखिएगा कि हमें F2 पर कहाँ पर मिला, एकदम अच्छे से लिख भी देते हैं जिससे कि एक एक चीज़ें आराम से दिखें,
ठीक, F2 पर, ठीक, हाँ क्योंकि लाल रंग की थोड़ी विजिबिलिटी कम है तो F2 पर, ठीक। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लैक से लिख देते हैं जिससे और अच्छे से दिखे, F2 पर, ठीक। तो किस पर मिलेगी दोस्तों? F2 पर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी दोस्तों? प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, वस्तु इतना बड़ा है, देखिएगा ध्यान से, वस्तु इतना बड़ा है कि नहीं है, और इसके तुलना में प्रतिबिंब हमारा क्या है? छोटा है। क्या है दोस्तों? छोटा है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो प्रतिबिंब तो छोटा है, तो एक तरीके से प्रतिबिंब का आकार हम कहेंगे तो ये देखिए, प्रतिबिंब का जो आकार निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा? वो निकल के आएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा आया हुआ है, साथ ही साथ प्रतिबिंब क्या हुआ है? उल्टा आया है, और हम देखते हैं वास्तविक आया है। क्या आया है दोस्तों? वास्तविक, ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक आया है, ठीक दोस्तों। तो हमने देखा कि एकदम आके रेखा एकदम आराम से मिली, कहीं पर हमें कुछ मानना नहीं पड़ा, इसके कारण हमने क्या लिखा? ये वास्तविक आया है, और उसके साथ साथ उल्टा प्राप्त हुआ। ये तब के लिए दोस्तों जब हमारा अनंत पर होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अनंत और 2f1 के बीच की स्थिति। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले से डायग्राम बना के रख दिया है जिससे कि हम जल्दी से इसको समाप्त कर सकें, क्योंकि बनाना हो तो उतना ही पड़ता था, आपको भी पता है, तो इसलिए हमने पहले से ही डिजाइन कर दिया। देखिए दोस्तों, दूसरे में जब वस्तु हमारा अनंत और 2f1 के बीच पहुंच जाए, देखिए ये हमारा इधर अनंत है, ठीक दोस्तों, इधर देखिए ये हमारा अनंत है, ये अनंत था, अनंत और 2f1 के बीच अगर वस्तु पहुंच जाती है तो एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर क्या होती है? सीधे मुख्य अक्ष के जो है समांतर लेंस पर आपतित होती है, और आपतित के बाद वह द्वितीय फोकस से अपवर्तित होकर चली जाती है। इसी तरीके से यहाँ से हम क्या देखते हैं? एक किरण और आती है जो कि प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल जाती है बिना विचलित हुए। ये दोनों A' पर मिलती हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' एंड B', ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब अगर हम देखें तो आप खुद सोचिए, आप इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप खुद देखिए कि जो आपका प्रतिबिंब है वो F2 और 2f2 के बीच में बना है। किसके बीच में बना है दोस्तों? F2 और 2f2 के बीच बना है, देख लीजिए, F2 एंड 2f2 के बीच में बना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? उल्टा बना है। कैसा बना है दोस्तों? उल्टा बना है, और वस्तु इतना बड़ा है और ये छोटा बना है। कैसा बना है दोस्तों? छोटा बना है। तो छोटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया वस्तु से छोटा बना है। क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा है। और साथ ही साथ अगर आपको इधर मिल रहा है तो ये क्या बना है दोस्तों? वास्तविक है। कैसा है दोस्तों? वास्तविक है, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं। अब देख लेते हैं तीसरे वाले के अंदर। इसमें देखिए प्रकाश की किरण सीधी आई, सेम तरीके से यहाँ से अपवर्तित हुई और ये द्वितीय फोकस से होती हुई निकल गई। फिर ये वाली किरण आई, ठीक, ये वाली किरण आई, ये भी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधा सीधा निकल आई। ये दोनों कहाँ पर मिले? 2f2 पर। कहाँ पे मिल गए? 2f2 पर। तो सीधी बात यहाँ पर ये समझिए, ये 2f2 पर मिला, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ वो कहाँ प्राप्त हुआ? 2f2 पर। कैसा प्रतिबिंब था दोस्तों? उल्टा है, अब भी कोई तकलीफ नहीं, उल्टा है, उल्टा तो है ही, साथ ही साथ वास्तविक है। अब भी क्या है? वास्तविक है। अब भी हमारे लिए क्या है दोस्तों? वास्तविक है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं? लगभग ये देखिए 2f1 यहाँ पर, 2f2 यहाँ पर, तो ये लगभग वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। तो ये वस्तु के बराबर होगा, सीधी बात। अब देखिए चौथे वाले में अगर चलते हैं तो ये देखिए आपका जब 2f1 और f1 के बीच में आ जाए, 2f1 और f1 के बीच में अगर वस्तु आ जाए तो वस्तु ए बी है, आपका दिख ही रहा है आपको। अब आपको क्या करना समझना है? बस एक चीज़ समझिए, यहाँ से एक किरण आई, अपवर्तित होकर f2 से होके गई, यहाँ पर बिना प्रकाशिक केंद्र, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक, बिना प्रकाशिक केंद्र से विचलित हुए सीधा वो आती है और ये 2f2 के पीछे बन रही है। देखिए यहाँ पर 2f2 से दूर बन रही है, सीधा सीधा, ठीक। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक बैठाइएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपका 2f2 के जो है थोड़ा सा क्या है, 2f2 से थोड़ी सी दूरी पर है, ठीक। एक बात याद रखिएगा। अब आपको क्या समझना है दोस्तों? देखिए
यहाँ पर अगर हम लें कि चौथे में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है 2f2, जो हमारा 2f2 है, जो हमारा 2f2 है, और 2f2 और अनंत के बीच, कहाँ पर दोस्तों, अनंत के बीच, तो ये अनंत के बीच बन रहा है 2f2 और अनंत के बीच। तो थोड़ा सा क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा तो बनेगा ही, उल्टा तो बनेगा ही। अब भी क्या बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, अब भी वास्तविक बनेगा, ठीक। लेकिन अब गड़बड़ हो गया, अब वस्तु से बड़ा बनेगा, अब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ऐसा प्रतिबिंब जब बनेगा दोस्तों, तो हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे और हमारे दो और बचे हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बचा है हमारा दो और, उसको भी हम लेते हैं देख। तो देखिए दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारा लेंस पर F1 पर आ जाए, कहाँ पर दोस्तों, F1 पर, तो इस स्थिति में जो हमारा वस्तु होगा वो A और B, यहाँ से एक किरण आएगी और वो आपतित होगी और यहाँ से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस होकर चली जाएगी, और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से एक निकलेगा यहाँ से सीधा, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे दोस्तों, अनंत पर। कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, अनंत पर मिलेंगे। इसके कारण जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी दोस्तों, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर, ठीक। अब देखिए वस्तु अब भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसी के अपोजिट अगर हम देख लें, अगर इसी के अपोजिट हम देख लें कि हमारा जो 5वां नंबर अब आ जाएगा कि अगर वस्तु F और O यानी C, यहाँ पर O यानी C ले सकते हैं, तो F और C के बीच में आ जाए, यानी यहाँ पर, यानी आपका F1 और C1 के बीच में आ जाए, यहाँ पे, ठीक, इसके बीच में आ जाए, तब यहाँ से मान लेते हैं A B या A है, तो ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ से F2 से अपना होके गुजर जाएगा, ठीक। और एक यहाँ से, अब ये दोनों कहीं पर मिलेंगे नहीं, या मिलते हैं तो बहुत दूर मिलते हैं, तो सीधी बात हम इनको पीछे खींच लेंगे, जो कि ये जाकर कहाँ मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये दोनों जाके एक स्थान पे मिले जहाँ पर प्रतिबिंब बना। जहाँ पे क्या बना दोस्तों, प्रतिबिंब बना। और यह प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से तो बहुत बड़ा बना, सीधा सीधा है कि वस्तु से जो है कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, ठीक। लेकिन अब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं तो हम कह सकते हैं वस्तु की ओर बना, वस्तु की ओर, कहाँ पे, अनंत, अनंत, अनंत और F1 के बीच, F1 के बीच। और हमने क्या देखा, सीधा बना, हमने देखा सीधा बना, साथ ही साथ कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना दोस्तों, आभासी, तो ये बना आभासी। और वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधी बात, वस्तु से बड़ा बना, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे उत्तल लेंस पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, एकदम स्वच्छ और एकदम समृद्ध तरीके से, ठीक दोस्तों। तो ये रहा आपका वन शॉट, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एकदम अच्छे ढंग से आप लिख के भी आ सकते हैं। बस याद रखिएगा, वहाँ पे आपको लिखना जो होता है वो ऐसे ही आप लिखेंगे कि वस्तु हमारा F1 पर जब स्थित हो, मान लेते हैं वस्तु AB है, वहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस पर आपतित होती है और वहाँ से परावर्तित होकर द्वितीय फोकस होकर जाती है। फिर एक जो किरण है हमारी वो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए चली जाती है और वो दोनों अनंत पर मिलती हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बाद ये सब हम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा दोस्तों हमारे पास क्या, हमारा अवतल। अवतल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अवतल लेंस पर। तो अवतल लेंस पर केवल दो स्थितियां ही हो सकती हैं दोस्तों, एक अनंत पर और दूसरा अनंत और C के बीच। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर वस्तु हमारा अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर है, तो वहाँ से दो समांतर किरणें आती हैं जो कि आने के बाद क्या होंगी दोस्तों, यहाँ से ऐसे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। हम इनको, ये बहुत दूर जाके मिलेंगी, इस वजह से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, तो हम इनका पीछे एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, मान लेते हैं कि इनका प्रतिबिंब इधर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें एक सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा दोस्तों, सीधा, परंतु कैसा, आभासी। कैसा मिलेगा दोस्तों, आभासी। और वस्तु से, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से छोटा मिल रहा है। कैसा मिल रहा है दोस्तों, वस्तु से छोटा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है, आभासी मिल रहा है और वस्तु से
छोटा मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि हमें F2 पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, हमें F2 पर ही मिल रहा है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिए, ठीक। और आगे देख लेते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। अब आगे देख लेते हैं कि अनंत और सी के बीच में, अनंत ये हमारा अनंत है, मान लेते हैं अनंत और सी के बीच में अगर कोई हो, अनंत और सी के बीच में यदि हो तो ए और बी ये है, ए बी ये है। यहाँ से किरण गई, यहाँ पे टकराने के बाद वापस चली गई, फिर यहाँ पे आई यहाँ, और जब ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे प्रकाशिक केंद्र से तो ये यहीं पर इनकी मुलाकात हो गई, जिससे यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। इससे क्या पता चला कि प्रतिबिंब तो सीधा बन रहा है, साथ ही साथ आभासी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है, आभासी भी बन रहा है, वस्तु से तो छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, तो F देखिए, F1, ठीक। और अच्छा यहाँ इधर हमारा F2 है, ध्यान दीजिए, इधर हमारा F2 है। तो F2 और C के बीच बना। कहाँ बना दोस्तों, F2 और C के बीच बना। तो ये रहा दोस्तों इधर का, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका पूरा, ये आपका एक समय के लिए पूरा है। तो दोस्तों हम कहेंगे आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़रूरी है, ठीक दोस्तों, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सीधी सीधी बात, भैया नहीं पढ़ेंगे तो आएगा कैसे, आप खुद सोचिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आएगा कैसे। और ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर कहिए, मैं तो कह दूँगा बिल्कुल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक दोस्तों। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लेंसों के चिन्ह परपाटी के बारे में। तो दोस्तों हम इसको अपने हाथ से राइट नहीं करेंगे, हम आपको इसको डिजिटली तरीके से दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक। तो हम अभी व्हाइट बोर्ड से अपने हट के आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे और आप आराम से उसको स्क्रीनशॉट में तब्दील करिएगा, ठीक बच्चों। चलिए तो हम हट जाते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लेंस दिख रहा है, ठीक। हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, लेंस दिख रहा है। इधर आप क्या देख सकते हैं कि हमारा जो प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की जो दूरी है वो हमें ऋणात्मक लेनी होती है, और जो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरी होती है वो धनात्मक लेनी होती है। अर्थ सीधा सीधा हम ये कह रहे हैं क्या दोस्तों, आपको उस साइड की दूरी धनात्मक लेनी है, इस साइड की दूरी आपको ऋणात्मक लेनी है। ऊपर की ओर आपको क्या धनात्मक जाना है, नीचे की ओर आपको ऋणात्मक जाना है, सीधा सीधा सा बात है, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, ठीक दोस्तों। तो देखेंगे इस तरीके से जो हमारी फोकस दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी फोकस दूरी हो गई वो उत्तल लेंस में धनात्मक होगी और अवतल लेंस में ऋणात्मक होगी, ठीक दोस्तों। और वस्तु की जो दूरी होगी हमारी वो उत्तल लेंस की ऋणात्मक होगी और अवतल लेंस में ऋणात्मक होगी। वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो उत्तल लेंस में धनात्मक होगी और वस्तु की ऊंचाई जो है वो अवतल लेंस में धनात्मक होगी। वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी याद रखिएगा उत्तल लेंस में धनात्मक होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो उत्तल लेंस में धनात्मक होती है। अवतल लेंस में कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होता। आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में एक ही सिचुएशन में बनती है, वो भी ऋणात्मक बनती है, ध्यान दीजिएगा। और अवतल लेंस में सारे आभासी ही बनते हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक होने वाला है। और वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, कहाँ, उत्तल लेंस में। और अवतल में तो भाई वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, तो यहाँ पे लागू ही नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो दोनों के अंदर दोस्तों धनात्मक होगी। तो ये जो आपको बगल में हमारे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ठीक, एकदम आराम से, क्योंकि इतना सब कुछ लिखने में थोड़ा सा वीडियो और लंबा होता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में किया, जिससे कि कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल सके। और यही आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना मेहनत भी करते हैं हम लोग, देखते हैं कभी कभी आप लोग देखा होगा कि मक्खियाँ उखियाँ उड़ते उड़ते मुंह पे बैठ जाती हैं, इधर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? गर्मी है भाई साहब, गर्मी में वीडियो आपके लिए शूट हो रहा है, पंखा की इतनी मजाल क्या जो इनको भगा सके, ठीक बच्चों, एकदम आराम से। एक है दोस्तों हम अपने लेंस के सूत्र की, क्या दोस्तों, लेंस के सूत्र की, तो ये लेंस का सूत्र आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। मैं तो कहूँगा 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का जो सूत्र है दोस्तों, इस लेंस के सूत्र को आपको याद कर लेना है, ठीक। तो इस लेंस के सूत्र को आपको याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है भैया? ज़रूरी है, ठीक, कोई समस्या इसमें तो आपको नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम रेखीय आवर्धन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन
इसमें आता है ना, इसके लिए भी रेखीय आवर्धन। ठीक, तो रेखीय आवर्धन अगर बात करेंगे तो देखिए रेखीय आवर्धन जो m से दर्शाया जाता है, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, h डैश और h। क्या ले लेते हैं दोस्तों, h डैश और h। तो h जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हो जाता है हमारा प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो h डैश हो जाती है। और जो वस्तु की लंबाई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की जो लंबाई होगी दोस्तों वो हमारी क्या हो जाएगी, आराम से रेखीय आवर्धन के लिए जो हमारा सूत्र होगा ये यही होगा। ठीक दोस्तों, कोई समस्या नहीं। तो इसी तरीके से हम और बना सकते हैं क्या, m, देखिए प्रतिबिंब की जो लंबाई थी, इसी तरीके से प्रतिबिंब की दूरी ले सकते हैं हम लोग। तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या कह सकते हैं, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी, ध्यान दीजिएगा, तो ये v होता है आपका, ये u होता है। इस तरीके से m बराबर हमारे पास v बटा u भी आ जाता है, चाहे हम m बराबर h डैश h कह लें, दोनों सही है। ठीक, आराम से, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं दोस्तों, एकदम आराम से एक एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये बेहतरीन चीज़ रहा, यहाँ तक अभी आपको जब इसका सवाल हम लोग कराएंगे तो उसमें कुछ और भी बातें समझाई जाएंगी। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जितना रिवीजन हो सकेगा कम से कम टाइम में, ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। ठीक दोस्तों, देखते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लेंस के उपयोगों के बारे में। तो लेंस के कौन कौन से उपयोग होते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लेंस के यूज क्या क्या हैं दोस्तों। सबसे पहले लेंस के हम यूज देखेंगे। तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने हेतु होता है, और घड़ी के कई साजो सामान में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब अगर हम देखें तो डॉक्टर द्वारा कान और आंख देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि भैया बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं तो ये बड़ा करके दिखा देता है। अब देखिए दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी आदि में इसका उपयोग किया गया है, जिससे कि हम छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं एकदम आराम से। तो अब देखिए चश्मों में कैसे यूज किया जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। दूर उड़ो का अर्थ यह है कि जब दूर दृष्टि दोष होता है किसी को तो उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट आओ यानी जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो वहां पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अंतिम चीज बचा है हमारा लेंस की क्षमता। इसको पढ़ लिया ये हमारा वीडियो खत्म। तो लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी इकट्ठा करना और अपसरित करना ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। अपसरित यानी फैलाना ही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। ये याद रखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की मीटर में जो दूरी होती है फोकस दूरी की, उसका व्युत्क्रम होता है यानी उसका उल्टा होता है। तो लेंस की क्षमता इज इक्वल टू 1/f मीटर में। और मात्रक इसका क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। तो दोस्तों फिनिश्ड ये वीडियो हमारी आज की। कैसी लगी अब आपको ये बताना है, और एक वीडियो को लाइक तो कर दो बेटा। इतना देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। हम आपके लिए अपना पूरा जान लगा देते हैं। अब आपको बस थोड़ा सा अंगूठे का इस्तेमाल करना है। एक एक वीडियो देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा SVSC मैथ साइंस पॉइंट पे। बस आप देखते रहिए और चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।